कम से कम ये बता रहे हैं, आपकी गाय अगर 10 लीटर दूध दे रही है तो कम से कम उसको कितना पानी पीना है? 30 लीटर तो उसको हर हाल में क्या कर लेना है, पी लेना है वहां पर। अब इसके अलावे उसके दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए साइलेज यानी अचार उसको खिलाना जरूर पड़ेगा, लेकिन हम लोग जो अचार खाते हैं वो नहीं खाएंगे। उसके लिए साइलेज के लिए ना उसको मोटे साइज का चारा बनाना पड़ता है। जैसे मक्का, मक्का का पेड़ देखेंगे तो मक्का का पेड़ में उसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। धान की, आप जैसे मान के चलिए कोई धान का पेड़ उखाड़े तो उसकी पत्ती पतली पतली होती है, जबकि मक्के का पत्ती चौड़ा और कई सारे उसमें मक्के की पत्ती होती है, उसका डंठल भी क्या होता है, चौड़ा होता है। अब साइलेज बनाने के लिए मक्के को बो दिया जाता है, और जब मक्के में मक्के का बाली लगने लगता है, भुट्टा जिसको बोलते हैं, वो पूरा उसको वयस्क नहीं होने देते, नाबालिगे रहता है, अभी कच्चा मतलब नरम रहता है, 40% हुआ रहता है, तो उसको जड़ से क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। और जो छाटिया वाला मशीन होता है जिसमें काटा जाता है इसे वाला, तो ऑटोमेटिक भी आते हैं हाथ से भी, उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। और जब काट के एकदम छोटा हो जाएगा तो तत्काल भारत, बिहार और यूपी के लोग क्या करते हैं, काटे और तत्काल खिला दिए हरा चारा। हरा चारा उसको रहना चाहिए, हरा चारा जितना खाएगा वो से बीमारी उतने कम होगी। लेकिन हरा चारा के खिलावे उसको साइलेज बनाना पड़ता है। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं ना, इसको क्या करते हैं, एक गड्ढा लेते हैं, गड्ढा जिसमें नमी और हवा न आ सके, यानी सीमेंट का गड्ढा बना देते हैं। एगो गड्ढा कर दिए और उसमें क्या किए, सीमेंट का दीवार बना दिए ताकि उसमें क्या ना आए, नमी ना आए। और एक प्लास्टिक या तिरपाल बिछा देते हैं इसमें। इसमें क्या बिछा देते हैं, प्लास्टिक या तिरपाल। प्लास्टिक तिरपाल रहेंगे तो दीवार भी नमी होगा तो वो भी नहीं रोकेगा, हो गया। जितना आप साइलेज काटे हैं, साइलेज मतलब क्या होता है, जो अभी बनाए हैं उसको काट कूट के उसको क्या कीजिए, इसमें भर दिया जाता है। भरने के बाद इसको खूब ज्यादा प्रेशर से दबाया जाता है। तो लोग ट्रैक्टरे चढ़ा देते हैं, इधर से एक और से दीवार खोल के चढ़ा देते हैं। पूरा अच्छा से जब दब जाता है तो इसको फिर ऊपर से तिरपाल से क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, और ढक के इसको दबा दिया जाता है, और लगभग 6 महीना छोड़ दिया जाता है। 6 महीना जब छोड़ देते हैं तो इससे दो फायदा, मक्के का जब तक सीजन रहता है तो हरा चारा इजीली अवेलेबल होता है, और जब हरा चारा का सीजन खत्म हो जाता है तब इसको जब हटाएंगे तो इसमें हवा नहीं जाना चाहिए। हवा तो रहेगा ही थोड़ा बहुत, बट एकदम आंधी की तरह नहीं रखना वरना सड़ जाएगा। ऐसे नहीं रखेंगे, सड़ेगा नहीं, बस हल्का सा पीला पड़ जाएगा। उसको क्या कहते हैं, साइलेज कहते हैं। इससे देने से गाय भैंस में दूध की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हम लोग के यहाँ इतना कोई पूछ रहा है गाय को, यहाँ पे दूध कम देगी तो गरियाएंगे लोग, अंदर से गरियाती होगी। जो खान सर का क्लास ने किया है, साइलेज खिलाओ, समझा के ही नहीं। साइलेज कौन बनाता है यहाँ, इसके लिए साइलेज बनाने के लिए भी तो आपको पास ट्रक फार्मिंग होनी चाहिए, अच्छा खासा मक्का का उत्पादन होना चाहिए। कौन चीज सोचते हैं तो घैली में साइलेज बनाएंगे, एक के टाइम का खा जाएगा वो। इसमें भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो मक्के का उत्पादन या तो आप किसमें डाल दीजिए, फूड प्रोसेसिंग में डाल दीजिए, सीजन रहता है तो भूटा भून के खाइए। अदरवाइज में मक्के का उत्पादन किसमें चला जाता है, साइलेज बनाने में। मक्के के उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन आ जाता है, कर्नाटक, दक्षिण भारत में। बाजरा में कौन आता है, राजस्थान। दाल सोयाबीन इस सब में मध्य प्रदेश, गेहूं में उत्तर प्रदेश, जौ में चावल में पश्चिम में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। दलहन वगैरह में भारत क्या है, एक नंबर है। दाल के उत्पादन में भारत दुनिया में सबसे अग्रणी है। लेकिन देखिए हम लोग में खेती पे हम डिपेंड है, हमारे पास हर चीज का उत्पादन होता है, फिर भी घट इसलिए जाता है ना क्योंकि हमारे पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया में दूध उत्पादन में सबसे आगे कौन है, भारत। फिर भी भारत के बच्चों में कुपोषण बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। रीजन क्या है, जनसंख्या इतना है कि जिस चीज के उत्पादन में हम दुनिया में सबसे आगे हैं वो भी 40 रुपया लीटर बिकता है दूध। 40 रुपया, 50, आइए भाई, गाँव में 40 से चल रहा है। मतलब हम एक मिनिमम बता रहे हैं आपको, हम ऐसा नहीं बता मैक्सिमम बता रहे हैं। सीबीएसई वाला जो डिब्बा वाला पीता है तो 60-65 रुपया बिकता है, दिल्ली उल्ली में और महंगा है। तो खुद सोचिए, जिस चीज के उत्पादन में हम लोग दुनिया में सबसे आगे हैं वो चीज हमें कितना रुपया मिल रहा है, 40 रुपया। अब बताइए जिस चीज के उत्पादन में कम रहेंगे उसका क्या हाल होगा। ये जनसंख्या का बोझ है, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है लोग, यूपी बिहार बंगाल। अभी भी इन लोग के यहाँ कोई जनसंख्या के लिए प्लानिंग नहीं है। हो तो अपन दो लड़का तो यूपी बिहार में एक्स्ट्रा में हो जाते हैं सब। जैसे दू हो जाएगा ना तो कहा बहुते है, आपके बात होती है दू हो गया, अब चलो क्या करते चलो।
हाँ, भगवान का दिया हुआ है। अरे इसमें भगवान का क्या रोल है? सतना है, मतलब बेवकूफ बनाता है ना, कहता है भगवान का दिया, अजब हाल है। भगवान का दिया है, वो तो पड़ोसी भी दे सकता है कि नहीं? कहता है भगवान का दिया है। तो जनसंख्या के कारण हम लोग किसी भी चीज में क्या हो जाते हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं। इसके बाद आप देखिए चाय उत्पादन पढ़ा दिए। भारत में चाय के उत्पादन में एक नंबर कौन राज्य है भाई? हाँ, असम। कॉफी में कर्नाटक। कपास में गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल, उसके बाद कहेगा तो बिहार। बट बिहार में उतना ज्यादा उद्योग होता नहीं है। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल, चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल। गेहूं में, जौ में, बाजरा, सोयाबीन, दाल उत्पादन में मक्का में कर्नाटक। आगे बढ़े, इस साइड में कौन सी है? रबड़ उत्पादन। देखिए रबड़ का पेड़ होता है। अब उतना रबड़ उत्पादन, अब जब से सिंथेटिक रबड़ आ गए हैं सब ना, ये नॉर्मल रबड़ का काम क्या हो गया है, घट गया है। रबड़ का पेड़ होता है, लेकिन रबड़ उत्पादन के लिए जरूरी है वो पेड़ वही जगह लग सकता है, रबड़ का पेड़, जहां 200 नहीं 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा, 250 सेंटीमीटर से। अब बहुत जोर से मूसलाधार वर्षा होनी चाहिए। तब बताइए, आपको मानसून पढ़ा दिए, भारत में मानसून किधर से प्रवेश करता है? सबसे ज्यादा किधर बारिश पटकेगा? केरल में। अब बाकी मासीराम में झिमिर झिमिर होता है, उस साल भर होता है, उससे किसी काम का नहीं रहता है। आपको एक और चम्मच पानी दिन भर पिलाते रहे, प्यास बुझेगा? अरे एक के बार पिलाओ ना, एक गिलास यहाँ पे एक और चम्मच पिला रहा है दिन भर, उससे किसी काम का नहीं। तो रबड़ उत्पादन में कौन है? केरल। रबड़ उत्पादन में केरल। हालांकि जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उस समय आपको क्या पढ़ना भैया? मलेशिया। कौन सा? मलेशिया। रीजन के दोनों कर्क रेखा के बड़े करीब है सब। दोनों किसके करीब है? सॉरी, विषुवत रेखा के करीब। दोनों के पास बारिश ज्यादा होता है। रबड़ वगैरह आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पूछता है, रबड़ को कठोर बनाने के लिए, सख्त बनाने के लिए उसमें क्या मिला देते हैं? सल्फर। इस क्रिया को वल्नीकरण कहते हैं। इससे क्या हो जाता है? रबड़ में उछाल आ जाती है, रबड़ बहुत मजबूत हो जाता है। ट्रक वगैरह का टायर देखिएगा ना, उतना हैवी लोड ले लेता है, अब फटता नहीं है। ईंटा पे चढ़ेगा ना ट्रक का टायर, तो ईंटा टूट जाता है, ईंटवा टूट जाता है। ट्रक का टायर टूटता है नहीं। बहुत चलेगा 60-70 हजार किलोमीटर, तब उसका क्या हो जाता है? तो ट्रक के लिए 60-70 हजार किलोमीटर मतलब कौन चाहिए? एक महीना का बात है उसके लिए। उससे भी 15 दिन में उछल जाता होगा, 15 से 20 दिन में 60-70 हजार किलोमीटर। एक बार यहाँ से यहाँ मारेगा, अब वापस आएगा, मालिक आ गई लो, 7 हजार किलोमीटर हो गया। एक बार केरल सामान देगा, चलाएगा, 7 हजार किलोमीटर उसका हो गया ट्रक का। तो उसमें कठोर बनाने के लिए वल्नीकरण का प्रयोग करते हैं। ये टॉपिक किस चीज का है? केमिस्ट्री का। इसका नाम है तंबाकू उत्पादन में। तंबाकू में निकोटीन होता है। तंबाकू उत्पादन में एक नंबर राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। हालांकि भारत सरकार ने तंबाकू पर क्या किया है? रोक लगाया है, लेकिन कुछ हद तक सीमित प्रयोग दिया गया है, जैसे सिगरेट में, तंबाकू खैनी उनी में। तो हम लोग यहाँ तंबाकू उद्योग पूरी तरह से खुलेआम नहीं है, लेकिन तंबाकू बनाने वाली जितनी कंपनियां है ना, सरकार को ये जो डिसीजन लेता है, उन लोग को अच्छा खासा पैसा खिला देते हैं, सब करोड़ों करोड़ों खिला देते हैं। तो सरकार डिसीजन देती है कि तंबाकू पर बड़े अक्षर में लिखना पड़ेगा, यह जानलेवा है। तो इससे सिर्फ नहीं, कोना कना पता है कि बड़का अक्षर से लिखना पड़ेगा, जानलेवा है। आप फिल्म शुरू होगा, आपके फेफड़े को नुकसान कर रहा है, तारा ना पता है नुकसान कर रहा है, तो बेचवा के लिए रहे हो? हाँ, अभी बताइए, बाजार में AK-47 बेचवा दीजिए, कहिए यह जानलेवा है। ये कहीं का जानलेवा बेचवा कह रहा है, जानलेवा है तो यहाँ पर। हाँ, सब ले लेगा वहां पे, और उसके बाद जानलेवा होने लगेगा यहाँ पे। सिगरेट वगैरह ये सब चीज तंबाकू में प्रयोग होते हैं। हालांकि कुछ हद तक औषधि में भी इसके काम आते हैं, निकोटीन का, डायरेक्ट तंबाकू का नहीं, निकोटीन का काम आता है, बट वो सीमित प्रयोग। लेकिन हमारे यहाँ राजमुंदरी जो जगह है आंध्र प्रदेश का, तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, वहां पर भारत में तंबाकू दुनिया में एक बहुत बड़े पैमाने पर होता है। 8% उत्पादन हो जाता है भारत में, 8%। हालांकि यहाँ पर देखेंगे इस साइड में गोल्डन ट्रायंगल, यहाँ पे वियतनाम हो जाते हैं सब, थाईलैंड, लाओस, ये वाला जो एरिया होता है, इधर तंबाकू होता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इस सब के यहाँ क्या होता है? तंबाकू का उत्पादन ज्यादा होता है, अफीम वगैरह का। भारत में ज्यादातर तंबाकू की खेती कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में होती है। यह मादक पदार्थ के अंतर्गत में आता है, और भारत सरकार इसे खुली अनुमति नहीं देती है, इसलिए इसका उत्पादन ज्यादा नहीं होता है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। पूरा तालिबान वाले जो आतंकवादी हैं सब ना, हथियार, तोप, टैंक, जितना उनका पैसा चलता है, सब का सब किससे चलता है? अफीम उत्पादन, अफीम से।
अफीम की खेती क्योंकि इलीगल है, थोड़ा सा में ज्यादा मिल जाएगा। अब जो शराब बिहार में पहले 200 रुपया में मिलता था, अभी वही शराब क्या मिलता है, 500-600 में मिलता है। तो एक अच्छा खासा मार्जिन है, लेकिन पकड़ा जाएंगे तो अच्छा खासा मार्जिन वहां पे भी है। पकड़ाने पे छूटते हैं, लेकिन अच्छा खासा पैसा लग जाता है, 2-3 हाथ दियो देता है आपको अच्छा से। तो तंबाकू के उत्पादन में अब उसके नीचे देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये यादें करना पड़ेगा। हम आपको बताए ना, मेरे सबसे बकवास यही पढ़ाना लगता है, कुछ चीज समझे में मन नहीं लगता इसको पढ़ाने में। फसल और उसका जन्म स्थान, फसल और उसका जन्म। रेलवे कभी कभी सनकेगा ना तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इनका जन्म स्थान का। ठीक है, तो छोटा सा है, 3-4 ठो, उसको याद कर लेंगे लोग यहाँ पर। पहला कौन सा है, धान। धान यानी चावल। इसका जन्म स्थान इंडो चीन को माना जाता है। किसे माना जाता है, इंडो चीन किधर है, चाइना का पूर्वी भाग। इंडिया और चाइना के बीच का एरिया क्या कहलाता है, इंडो चीन। ये है इंडो चीन। ये कौन सा है, इंडो चीन। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इसी एरिया में हुआ था। किस चीज का, चावल का जन्म माना जाता है। जन्म स्थान यहाँ पर चावल का जन्म स्थान किसे माना जाता है, इंडो चीन को माना जाता है। उसके बाद क्या है, मक्का। मक्का जो है वो अमेरिका को मानते हैं, मध्य अमेरिका या अमेरिका। मक्का का उत्पादन में मध्य अमेरिका या अमेरिका। जो ये बुढ़ऊ जिधर का है, क्या नाम है बुढ़वा का, बाइडन, हाँ, उसी एरिया में। तो यहाँ मक्का होता है। तो आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे चीज मक्के के ही रहेंगे सब। यहाँ पे पिज्जा वगैरह का जो आटा देखेंगे, या उसके ऊपर जो छिड़क देते हैं सर, पिज्जा खरीदे को मकई सट ले रहता है सर, उसको दुका कहता है ऊपर कौन चीज, अरे कौन तो मकवा को बोलता है उसको, डिजाइनवा को क्या बोलता है, हाँ पॉप, हाँ हाँ टॉपिंस, टॉपिंस है ना। हाँ वहाँ एक बार हम ऑर्डर कर रहे थे ना, महा बैल ससुरा, हमको अकेले खाना है तो हाफ या फुल पूछना, रेगुलर मीडियम पूछता है। हम कहे क्या है रे ये, कहा कि सर हाफ या फुल। तो हम कहे हाफ देना, ये पूछना तो रेगुलर मीडियम पूछता है। हम तो से अरबी में बतियाए हैं। किसी को कहिए भाई आपको हाफ चाहिए कि फुल चाहिए, डोमिनोज वाला ही नहीं पूछता है, रेगुलर चाहिए। हम रेगुलर खाते हैं, पागल करेगा सब। वो जानबूझ के चाहता है, सीबीएसई वालों में खासियत है, ऐंठता है जानबूझ के। सीधे को टाई बांधना है तो नहीं, टाई नॉट, टाई नॉट। तो यहाँ पर देखेंगे ना, मक्के जो चीज जहां मिलेगा वहां का भोजन भी उसी से रिलेटेड रहेगा, ज्यादातर लोग उसी चीज का कंजम्पशन करेंगे। तो मक्के के उत्पादन में क्या आता है, मध्य अमेरिका। मक्के के में मध्य अमेरिका आ जाता है। गेहूं के उत्पादन में भी कौन है, मध्य अमेरिका ही आता है। विनिपेग शहर गेहूं के उत्पादन के लिए प्रेयरी घास, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना तो फिर वहां आपको पढ़ना है, प्रेयरी घास के मैदान जहां होते हैं उसके नीचे गेहूं के उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है। कनाडा का विनिपेग शहर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा गेहूं का बाजार है। तो यही ना गेहूं अगर पे, तो मध्य प्रदेश लिख दिया, उसमें मध्य अमेरिका बना लीजिए। देखिए गेहूं के उत्पादन में मध्य अमेरिका, मध्य प्रदेश दे दिया ना, है बकलोलवा लिखो ना, मध्य अमेरिका लिखो बकलोलवा, खाली ये नहीं देखता है, अपने को नहीं देख रहा है। एगो तो दुबला पतला बुझा, लाठी में लोटा टांगल है, बकलोल कहीं का। देखो यहाँ पे मक्के के उत्पादन में मध्य प्रदेश, ज्वार के उत्पादन में भारत, हालांकि भारत के बाहर ज्वार का खपत भी नहीं होता है। बाजरा अफ्रीका, बाजरा का उत्पादन अफ्रीका, भारत में बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में। गेहूं के उत्पादन में मध्य अमेरिका, गेहूं में मक्का में मध्य अमेरिका, बाजरे में अफ्रीका, भारत में ज्वार में भारत, जौ में चीन, चावल इंडो चाइना, चावल या धान इंडो चाइना, चावल या धान, मक्का, गेहूं, बाजरा, ज्वार, जौ, धान या चावल इंडो चाइना। ये ओरिजिन स्टेट होते हैं। जौ का बोलिए तुम, गेहूं, बाजरा, धान, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके नीचे के स्टेट है भारत की स्टेट, जिसमें आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई उत्पादन नहीं। केसर का उत्पादन, कश्मीर, मेवा वगैरह का कश्मीर, अखरोट वगैरह का कश्मीर, बादाम कश्मीर, काजू केरल में है, सब कश्मीर ले जाएगा। समझ गया। मसालों में लाल मिर्च में, देखिए केरल जो है ना, हालांकि ज्यादा फेमस था लाल मिर्च की वजह से। मसालों में तो अभी भी राजस्थान में मसाला होता है, गुजरात में होता है, लेकिन लाल
मिर्च बड़ा जरूरी होता है आपको किसी भी चीज में, मसाला वगैरह में, उस तनी सा में ज्यादा टेस्ट बढ़ा देता है। और लाल मिर्च की खासियत होती है उसकी क्वांटिटी जो रहेगी ना वो आपको फिक्स है कि इतना डालेंगे तो इतना तीता करेगा। भाई हल्का मिर्च है सब खचरा है सब, कोनो सीजन वाला ये को डालेंगे तो तीते नहीं करेगा, अगले दिन कोनो दूसरा सब्जी मंडी से लाएंगे एक दिन में लहरा देगा, नागिन डांस करा देगा। उसका कोई भरोसा नहीं। समझा गया, लेकिन ललका में आइडिया रहता है। अंग्रेज वगैरह सब लाल मिर्च के लिए केरल में। ये लिस्ट आपको याद करना पड़ेगा, हम उसके आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। अब समझिए रहे आपको दूसरा इसमें क्या पढ़ाएंगे आप, आपको याद है एग्जाम में बनेगा, नहीं याद है नहीं बनेगा। दूसरा इसका कोई उपाय नहीं है। इसके बाद हरित क्रांति भी है, हालांकि हरित क्रांति आपको इकोनॉमी में ज्यादा पढ़ना है, यहाँ पे भी हम समझा देते हैं। हरित क्रांति के जनक जो थे वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। वो मैक्सिको के रहने वाले थे लेकिन अमेरिका जाके सेटल हो गए थे, नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने कहा था कि पृथ्वी का कुछ भी कर दीजिएगा, जनसंख्या ज्यादा बढ़े करेगा और पृथ्वी की जो जमीन है वो बढ़ नहीं सकती है, बल्कि खेती वाली जमीन और घटेगी जहां जहां आदमी जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि हमें ऐसा काम करना पड़ेगा कि खेती में पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो। अब मान के चलिए आप एगो मक्का लगा रहे हैं, मक्का का पेड़, उसमें से मक्का में एक ठो बाली निकल रहा है इधर, एक ठो निकल रहा है इधर। अगर इसको साइंटिफिकली इसमें कुछ चेंज किया जाए, जेनेटिकली सुधार किया जाए, इसमें सोच रहा 8-10 को निकल जाए, क्या दिक्कत है? गिर जाएगा। इधर गिर जाएगा, थोड़ा सा उसको मजबूती देना पड़ेगा। तो यही सारे चीज किया गया हाई वेराइटी का, हाई यील्ड वेराइटी, HYV, हाई यील्ड वेराइटी। हाई मतलब उन्नत, यील्ड मतलब बहुत ज्यादा, मतलब पैदावार करने वाला, वेराइटी मतलब नस्ल, तो बहुत ज्यादा पैदावार देने वाले बीज का प्रयोग किया गया, HYV, हाई यील्ड वेराइटी। हाई यील्ड, यील्ड वेराइटी जैसे फील्ड लिखते हैं ना, यील्ड लिख दीजिए, हाई यील्ड वेराइटी। इन बीजों का प्रयोग किया गया। भारत में इसी को ला दिए एस स्वामीनाथन, क्या है? एस स्वामीनाथन। उन्होंने भी कहा भारत में भी इसका करना चाहिए। लेकिन इसे ग्रीन रिवोल्यूशन नाम दिया था विलियम गार्ड। किसने दिया था? विलियम गार्ड। विलियम गार्ड ने ही हरित क्रांति का शब्द क्या रखा था? हरित क्रांति। हालांकि ये अमेरिका में शुरू हुआ था, किसने किया था? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में एस स्वामीनाथन। इससे पूरे भारत पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान इस पे ज्यादा जागरूक हुए। इसने गेहूं के पैदावार को अत्याधुनिक बढ़ा दिया, थोड़ा बहुत चावल को बढ़ाया। हरित क्रांति में दाल के उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ा। वही समस्या, भारत के लोग क्या करते हैं? जीवन निर्वहन खेती करते हैं। चाहे हरित क्रांति लाइए, चाहे नासा को बुला के लाइए, चाहे इसरो को बुला के लाइए, यहाँ के लोग क्या करते हैं? जीवन निर्वहन खेती। देखा कि हाँ ऐसा करेंगे गेहूं का पैदावार बढ़ेगा, बोरे गेहूं, गेहूं बढ़ गया, क्योंकि भारत का स्टेपल फूड जो रहता है चावल और गेहूं है। और दूसरा किसको बढ़ा दिया? चावल को बढ़ा दिया यहाँ पर। और दलहन में कोई फर्क नहीं, तिलहन तो और घट गया था। दलहन और तिलहन के उत्पादन क्या हो गया था? घट गया था। हरित क्रांति में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था। हरित क्रांति को ज्यादा पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि यह तृतीय पंचवर्षीय योजना का में आई थी। हम लोग अब देखते हैं भारत में सिंचाई। भारत में क्या देखते हैं? सिंचाई। देखिए भारत में सिंचाई जो है वो मेनली सबसे ज्यादा किस चीज पर डिपेंड है? भारत में सिंचाई का मुख्य आधार वर्षा। वर्षा होगा किसान खुश, ज्यादा हो गया साफ, एकदम नहीं हुआ तो भी टेंशन। तो हम लोग इस पर ज्यादा नहीं ना डिपेंड हो सकते हैं। तो भारत सरकार ने योजना आयोग जो थी, जिसे मोदी जी ने बदल दिया, पहले तो कम से कम कुछ योजना बनाती थी। अभी जब से 2015 से नीति आयोग आया, कोई योजना सुन रहे हैं? पहले गलती ये होता था, योजना बना देती थी, हमें इतना % विकास प्राप्त करना है, नहीं होता था तो सरकार से सवाल पूछा जाता था, आप ही का योजना है, फेल हो गया। मोदी जी आए, कहें कि हमको तो लंबा रहना है, हमसे भी पूछेगा सब, एक काम करो इसी को मार डालो। खत्म कहानी। अब पूछिएगा क्या विकास हुआ है? नापने का कोई रास्ता नहीं बचा है, बस विकास हुआ। समझ में कि नहीं गया? विकास हुआ है बस। यहाँ तो ये इकोनॉमिक का टॉपिक था, तो खैर समझते हैं। तो योजना आयोग ने रिपोर्ट दिया, कहा कि हमें किसानों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ना पड़ेगा, हमें उनके लिए क्या करना पड़ेगा? काम करने पड़ेंगे। इसलिए भारत सरकार ने रिपोर्ट लगाया कि सिंचाई कैसे कैसे किया जा सकता है। तो भारत में देखा गया कि नहर बनाना सिंपल है, ट्यूबवेल लगाना सिंपल है,
कुआं तो खैर अब उसका प्रचलन कम हो गया है, भारत में 19% खेती कुआं से होती है। तालाब बनाने में और खतरनाक है, तो दक्षिण भारत में होता है 8% खेती होती है। तो भारत सरकार ने देखा कि नहरों से, ट्यूबवेल से, कुआं से, तालाब से खेती हो जाती है, लेकिन बहुत बड़े एरिया में सोचिएगा नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने, योजना आयोग ने खेती को 3 भागों में बांट दिया। सिंचाई को कितने भाग में बांटा? 3। एक बांटा बृहद, बृहद मतलब बहुत बड़का। एक मध्यम, मध्यम सिंचाई परियोजना, बृहद सिंचाई परियोजना। उसके बाद लघु यानी छोटी परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। कौन सी सिंचाई परियोजना? लघु सिंचाई परियोजना। एक बात बताइए तो, 1 हेक्टेयर जमीन तो अच्छा खासा होता है, 100 बाई 100 मीटर का अच्छा खासा होता है। भाई कितना मीटर आपको बताते हैं? 100 मीटर थोड़े होगा ये। कुतुब मीनार 72 मीटर है ये ऊंचाई उसका। सोचिए 100 मीटर कैसे होगा? 1 हेक्टेयर में कुतुब मीनार गिरेगा तो अंदर में रह जाएगा। अच्छा खासा जमीन होता है। ये खूब से खूब होगा ना, ये 20 मीटर होगा, 20 से 22 मीटर होगा इस क्लास की चौड़ाई, 20 मीटर। हाई होगा तो वही 40-50 मीटर। इसका सोचा कर डबल करिए, कितना मीटर होगा? 100 मीटर। और फिर उतने कीजिए, अच्छा खासा हो जाता है 1 हेक्टेयर। तो कहा गया कि भैया हम 1 हेक्टेयर की बातें नहीं करते, हम बात करते हैं 10,000 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर की नहीं, कितना हेक्टेयर? 10,000 हेक्टेयर। ये जो पूरा जिला आ जाएगा इसमें। तो 10,000 हेक्टेयर की अगर जमीन रहेगी, कितने हेक्टेयर की? 10,000 हेक्टेयर की जमीन। तो उसके लिए कौन सी परियोजना लानी है? बृहद सिंचाई। अब बृहद सिंचाई परियोजना केंद्र सरकार को कहा गया, इस पर आप बांध बनाइए। क्या करिए? बांध बनाइए, और बड़े बांध बना के पानी को रोकिए। जब पीछे ज्यादा पानी हो जाता है तो उसको, जो आगे दरवाजा खोल रहे हैं, पहले बांध बनाइए, इधर से कई वो नाली निकालिए। भाई भाई हे टोला जाएगा, भाई दूसरे जिला जाएगा, भाई तीसरे जिला जाएगा, और नहर बना दीजिए इसमें। अब फाटक खोलेंगे तो पता है, फाटक खोलेंगे तो जिला में घुस जाएगा, सीधे चल जाएगा, इधर चल जाएगा। तो आप क्या करिए? बांध बनाइए, और इससे सिंचाई के लिए क्या कीजिए? भेजिए। तो बांध बनाने की क्रिया छोटे सिंचाई में लागू की जाएगी। कितने? बृहद। बृहद में कितना हेक्टेयर होना चाहिए? कितना हेक्टेयर? 10,000 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। अब उसके बाद आता है मध्यम सिंचाई परियोजना। तो इसमें 2,000 से लेकर 8,000 तक, 2,000 से लेकर 8,000 तक सिंचाई परियोजना इसमें शामिल है। इसमें बड़े बड़े साइज के क्या बनाए जाते हैं? नहर बनाने होते हैं। बड़े साइज के क्या बनाने हैं? नहर। और जो 2,000 हेक्टेयर से क्या है? छोटा खेत है, 2,000 हेक्टेयर से छोटा खेत है, उसे क्या किया जाता है? लघु। भारत में जो किसान हैं, इनकी सबसे बड़ी समस्या ये, इनका जमीन इस किसी सिंचाई परियोजना में नहीं आता है। अमूमन भारत के 60% किसानों के पास केवल 2 हेक्टेयर जमीन है। अमूमन 60% के पास कितना जमीन है? 2 है। तो भारत में ज्यादातर किसान कैसे हैं? छोटे खेत वाले हैं। 2 हेक्टेयर उनके पास क्या है? जमीन ही है। बहुत छोटे किसान उनकी गिनती में आएंगे, तो उनके लिए स्पेशली ये कोई परियोजना नहीं आ सकती है। तब उसके लिए क्या है? भाई अभी इस गांव का विधायक सांसद तेज तर्रार है, जाके वो पढ़ल लिखल है, तो कृषि विभाग में जाके कहेगा कि हम लघु सिंचाई परियोजना में आते हैं, तो कहेगा कितना जमीन है? तो कहेगा हम अपन ना कर रहे हैं, पूरा गांव के लोगों के लिए कर रहे हैं, आप हमको एक लघु सिंचाई परियोजना दे दीजिए। इतना सांसद लोग को फुर्सत बैठल है, करेगा आपके लिए? नहीं। तो भारत के लिए, कृषि के लिए, हालांकि इन सब में, इसमें मुख्य रूप से क्या दिया जाता है? बांध, बड़े बड़े बांध। आप बताइए तो भाखड़ा नांगल परियोजना लघु के लिए देगा, किसके लिए? बृहद के लिए। अब मध्यम के लिए नहर देता है, और लघु के लिए ट्यूबवेल। क्या दे देता है? ट्यूबवेल। तो भारत में 4 प्रमुख अभी के समय में खेती है, सिंचाई परियोजना। अगर इसको छोड़ देता हूं, बृहद सिंचाई परियोजना किससे होती है? हाँ, बांध से। किससे होती है? बांध से। तो ध्यान से समझिएगा, भले ही बृहद सिंचाई परियोजना बांध से होती है, लेकिन डायरेक्टली बांध से नहीं होगी। वो भी बांध क्या करेगा? नहर में डालेगा। क्या डालेगा? नहर में। नहीं तो सैलाब के पानी से खेती कीजिएगा, दह के चल जाइएगा वहां पे, तो छोड़ता है बहुत भयानक। लेकिन वो भी उसी का हिस्सा है ना, नहर में। विदाउट बांध तो नहर बन नहीं पाता है। तो हमारे यहाँ 3-4 टाइप की व्यवस्था है सिंचाई के लिए। कौन कौन है भाई? नहर, नलकूप, नलकूप को हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में ट्यूबवेल, कुआं, और तालाब। तालाब, यही 4 टाइप का होता है। भारत में सबसे ज्यादा किससे हो जाता है? 36% के आसपास किससे हो जाता है? नहर से।
नलकूप से 33% के आसपास, कुआं से 19% के आसपास, तालाब से लगभग 8% के आसपास। जोड़िए तो 100% हुआ कि हिल गया? हिल गया होगा तो एक आध परसेंट इधर उधर हटा लीजिएगा। अरे नहीं हिला होगा जी। काहे लिए बोले हैं तुमको जोड़ने? हाँ ज्यादा हो गया है। कितना हो रहा है? 106। थोड़ा बहुत घटा दीजिए इसमें। एक तनी सा घटा देते हैं इसको 34, इसको 31। थोड़ा आगे पीछे रहते हैं सब, बात समझ। अच्छा और बढ़ा दिए हैं? अरे छोड़ो भाई, समझो इधर। भारत में अभी भी इंडिविजुअली रूप से देखिएगा तो सबसे ज्यादा नहर किससे खेती होते हैं? नहर से। इंडिविजुअली किससे होते हैं? नहर से। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहर देता ही नहीं, इंडिविजुअल देगा ही नहीं, नलकूप एवं कुआं जोड़ देता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी पर लिखा रहता है वही सही हो जाता है। बात समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन से मतलब है आप ऑप्शन ऐसे तो आप इंडिविजुअली जान रहे हैं किसमें ज्यादा होता है? नहर। लगभग 31 से 34-35% क्या, बहुत से सुधा नहर सूख जाता है। हर साल का अलग अलग क्या रहता है? डाटा रहता है। इसमें अभी कितना हो रहा है जी? हो गया होगा अब 50, घटिए गया। चलो लगभग में समझो यार, घट जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछता है वो अकेले इंडिविजुअल नहीं पूछता। इंडिविजुअल पूछेगा तो क्या मारेंगे? नहर। उस परसेंटेज को गोली मारिए। जब इंडिविजुअल पूछेगा तो एक को याद रखिए ना, नहर, नलकूप, न से नहर, न से नलकूप, नलकूप के बाद कुआं, कुआं के बाद तालाब। वैसे ही दिख रहा है सबसे कम पानी किसमें रहता है? क्योंकि तालाब का पानी तो खत्म ना हो जाएगा जब खींच देंगे, तो कुआं का खत्म थोड़ी होता है, तो नीचे वाटर लेवल से जुड़ा रहता है। समझ में? सबसे कम पानी किसमें रहता है? तालाब, उसके बाद कुआं, और उससे बाद ट्यूबवेल, और ट्यूबवेल के बाद नहर। नहर डायरेक्ट जुड़ा रहता है उससे, नहर का पानी ज्यादा रहता है। ट्यूबवेल वगैरह तो सबसे ज्यादा किससे होता है? नहर एवं नलकूप एवं कुआं। नलकूप किसे कहते हैं? ट्यूबवेल को। नहर तो सबको पता है, कोई बड़ी सी नदी जा रही है उसके साइड में फोड़ दीजिए और दूसरे टोला लेके चलिए, यहाँ पे वो क्या हो जाता है? नहर। ट्यूबवेल क्या होता है? सेम नहर का छोटा रूप होता है। नहर का छोटा रूप, जैसे एक खेत है किसी का, मान के चलिए इसे खेत है, इसमें एक कोई गांव है, बड़ा सा गांव है। अब ट्यूबवेल क्या होगा? इस गांव के किसी एक कोना में एक तो बहुत बड़ा क्या किया जाएगा? कुआं टाइप का खोदा जाएगा। बहुत बड़ा क्या खोल देगा? कुआं। और इसमें बड़का पंपिंग सेट टाइप का लगाया गया, एकदम मोटका धार वाला एकदम। आइए वो ट्रांसफार्मर अकेले दे देगा इसके लिए। अब वो क्या करेगा ना, यहाँ एक गड्ढा बना देगा, सारा पानी किसमें फेंकेगा? इस गड्ढा में, और यहाँ से एक नाली बना देगा, बस और कुछ नहीं है। अब ये खेत में गया यहाँ पे। अब खेत वाले क्या करते हैं? इसके लिए रास्ता बना लेते हैं, पतला सा नाली टाइप का। अब वो खेत खेत में घुमा देंगे इसको, एगो सीधे भेज देगा यहाँ पे, इधर चला जाएगा। अब बस समझिए कि इसी के जाल बचा दीजिए, जिसको अपने खेत में ले जाना है पहले वो रास्ता पानी देते जाता है। इससे अब ये क्या है, एक तो मेन सोर्स है पानी का, कुआं टाइप का खोद दिया बहुत गहरा, जहां से उसको मेन सोर्स मिल सके। और वहां मोटका पंप बैठा दिया, आपके घर वाला मोटर नहीं, मोटका पंप बैठा दिया। और इस मोटका पंप से क्या करता है? इधर फेंकता है। यहाँ छोटा सा नहाने वाला टबवा नहीं होता है जिसमें श्री देवी डूब गई थी उसी टाइप का इधर रखता है एक तो। हम लोग बचपन में ट्यूबवेल में आप लोग नहाए हैं कि नहीं? हाँ, वो बहुत तेज धार मारता है। तो यहाँ पे वो क्या करता है? इसमें फेंकता है, और उसके बाद नाली है, और इससे पूरा गांव में दौड़ा देता है। तो इससे फायदा ये होता है कि आपके खेत का पानी लवणीय नहीं होता है, क्योंकि ये पानी कहाँ से ला रहा है? नीचे से, उसमें नमक नहीं रहता है। कौन लेकिन है? इसकी खराबी क्या है? बिजली कंजम्पशन ज्यादा। हाँ क्या? मेरा वो खराब है, चलता है कि नहीं? कुछ नहीं है। उसके साथ लगाओ।
लाइट गड़बड़ है। लगा दीजिए नीचे प्रोग्राम है। और खेती की जरूरत शहर में ज्यादा की गांव में? गांव में नलक्यूब यानी ट्यूबवेल चलाने के लिए किस चीज की जरूरत? गांव में बिजली ज्यादा रहता है? नहीं रहता है। और उसमें से जो गांव में तो मेन ट्रांसफार्मर उड़ता है तो चंदा बट रहता है। हाँ, 100 रुपया तू दो, 100 रुपया तू दो, तब बदलाता है। यहाँ पे ट्यूबवेल उड़ गया, झड़ गया, ट्यूबवेल काम खत्म। हमारे यहाँ मेंटेनेंस की भी तो समस्या है। तो इजीली हर गांव के लिए अगर एक ट्यूबवेल कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इजीली किसान कर सकता है, सिंचाई कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ किसान समृद्धि योजना हर 3 महीना पे 500 रुपया ले जाइए यहाँ पर। समझा गया? सब बेवकूफियत ना है। 60,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। 60,000 करोड़ रुपया साल में। अमूमन ये सबसे मिनिमम है किसानों को 5-5 रुपया बांटने के लिए। अब एक बात बताइए, हमारे पास अगर पैसा है, हम 5 लाख रुपया खर्चा करेंगे तो आप लोग को एक गो लड्डू खिला पाएंगे? अब बताइए, इतना लड़का है कि 5 लाख रुपया खर्चा करेंगे तो आप लोग को क्या मिलेगा? एक गो लड्डू। तो काय खिलाएंगे हम एक गो लड्डू? उससे अच्छा 5 लाख का कुछ ऐसा चीज खरीद देते हैं कि सबके यूज में आए। एगो 5 लाख का किताब खरीद लेते हैं, हर हर किताब का 100-100 पीस खरीद लेते हैं। जिसको पढ़ना है आके पढ़ो, लाइब्रेरी टाइप का बना के उसमें, वो ना सही रहेगा ना? मोदी जी बांटेंगे, लो 500 तुम भी लो, 500 तुम भी लो, 500 तुम भी लो, 60,000 रुपया खत्म। उसका क्या लगा दीजिए, हर गांव में एगो ट्यूबवेल दे दीजिए। उस किसान को ये मिसयूज भी नहीं हो सकता है। उस 500 रुपया दिए हैं, क्या पता है कि दारू पिया है कि क्या किया है। अच्छी बात है वो दे रहे हैं। अब वो दारू पी रहा है तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री की कोई गलती नहीं, उस व्यक्ति की गलती है। लेकिन आप पैसा दिए हैं किसान को तो किसान के काम में आना चाहिए नहीं। तो भारत में ट्यूबवेल से खेती होती है, लेकिन ज्यादा खेती किससे हो जाती है? नहर से। उसके बाद नलकूप, ट्यूबवेल से। उसके बाद कुआं। धीरे धीरे कुआं का प्रचलन खत्म हो रहा है, अब खत्म हो जाएगा। साउथ इंडिया में किस चीज की खेती होती है? तालाब। साउथ इंडिया में तालाब, क्योंकि साउथ इंडिया जो है, साउथ इंडिया की मिट्टियां बहुत कठोर हैं, बेसाल्ट चट्टान से बनी है। उसमें कुआं खोदना बहुत मुश्किल काम होता है। दूसरा, कुआं खोदेंगे तो उसका वाटर लेवल इतना नीचे चल जाएगा, एक बाल्टी निकालने में नारा उखड़ जाएगा। अरे बाप रे बाप, बहुत अंदर चल गया, खींच रे भैया, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। उससे उससे अच्छा वहां क्या खोद देता है? तालाब। तो तालाब से खेती उत्तर भारत में होती है कि दक्षिण भारत? हाँ, गुजरात वगैरह में तो अभी भी, गुजरात महाराष्ट्र के एरिया में कुआं वगैरह चल जाता है, या ट्यूबवेल वगैरह। कुआं को ही रिप्लेस कौन कर रहा है? ट्यूबवेल। क्योंकि ट्यूबवेल में भी तो कुआं खोदना ही पड़ेगा आपको। यह है कि बहुत गहरा नहीं खोदना है, बस पानी आ जाए थोड़ा अच्छा खासा वहां पर, उसके बाद आपको छोड़ देना है। नहरों से खेती किस दर होती है? यूपी बिहार, उत्तर प्रदेश के साइड में सबसे ज्यादा नहर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। लेकिन नहरों की एक खराबी बताए थे, नहरों के पानी में लवणता क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। पानी सिंचाई का तो सींच देते हैं, जब पानी भाप बन के उठता है तो उसका नमक क्या हो जाता है? बच जाता है। तो नहरों से खेती ज्यादा जरूर हो जाती है, लेकिन अच्छी खेती नहर से मानी जाती है कि ट्यूबवेल से? ट्यूबवेल से। लेकिन नहर में किसी बिजली उजली की जरूरत नहीं है, पानी जा रहा है वहां पर। लेकिन ट्यूबवेल में समस्या किसकी चीज है? बिजली की है यहाँ पर। लेकिन अब धीरे धीरे बिजली वगैरह सही हो जाएगा तो वो भी सब कुछ सही हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बहुत देश, हाँ 4 बीघा आ जाता है। हाँ ठीक है। तब देखिए बहू, हम ही नहीं करें 1 हेक्टेयर में 4 बीघा। बीघा जो होता है ना, अभी बीघा का वही जोड़ रहा था। बीघा डिपेंड करता है आपके कट्ठा पर। बात समझिए, अगर कट्ठा गड़बड़ाया तो आपका बीघा गड़बड़ाना फिक्स है। और हम आपको बता दिए ना, कट्ठा 3 टाइप का होता है, 1260, 1365, 1600, अलग अलग एरिया। तो अलग अलग एरिया का जमीन कट्ठा में गया तो सीधे किसको गड़बड़ाएगा? बीघा को। और किसको गड़बड़ाएगा? हेक्टेयर, एकड़ को। तो हमरा क्या जरूरत है माथा नोचले बिना? हेक्टेयर बोलो ना, 100 मीटर हेलने से नापो, 100 मीटर हेलने से, कबो गड़बड़ाएगा? नहीं गड़बड़ाएगा। इसलिए सबसे सिंपल मेथड कौन होता है? हेक्टेयर। लेकिन समस्या क्या है, हेक्टेयर में बड़ी लंबा जमीन ले लेता है, लगभग 4 बीघा।
आप जो बोल रहे हैं जिस हिसाब से लगभग 4 बीघा ले लेता है, तो सबके पास थोड़े रहता है 4 बीघा, कितना में समझ में आ गई ना। अब देखिए ये तो हम आपको छोटा मोटा परियोजना बता दिए, नहर से, नलकूप से, कुआं से, तालाब से। दक्षिण भारत में रीजन क्या है? मिट्टी का कठोर होना तथा वाटर लेवल का नीचे रहना। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा नहर से। हाँ, रीजन क्या है? नदियों की कोई कमी नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत में सर्वाधिक खेती किस विधि से होती है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 उस पे लिखा रहता है नलकूप एवं कुआं, तो जोड़ लीजिए दोनों में 50% हिल जाएगा वह, नलकूप एवं कुआं, ऑप्शन नंबर 2 सी बी, वही 2 का ये बात। लेकिन ज्यादा खेती, ये सब तो खेत तक पहुंचाने का साधन है, ये तब खेत तक पहुंचाने। लेकिन जो बड़का बड़का सबसे ज्यादा पानी तो नदी में है। गंगा नदी में देखिए अथाह पानी है। ये लोग तो अपने 7 जन्म में सब जना मिल के उतना पानी ना खींच पाएंगे जितना गंगा नदी ले जाके बंगाल की खाड़ी में उलाट देती है। तो भैया उसको उलाटने ना देंगे, हम बीच में रोक लेंगे। बीच में क्या करेंगे? रोक लेंगे। इस बीच में पानी रोक लेने से हमको कई सारे फायदा हो जाएंगे। हम क्या बना सकते हैं? बिजली बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बिजली। क्योंकि मोटर को, जनरेटर को आप डीजल जला के नचाते हैं, उसको क्या करेंगे? बीच पानी में डाल देंगे, वो क्या होगा? वहां से नचेगा। बिजली बना सकते हैं, बांध बना सकते हैं। अब जैसे नदी है, नदी का पानी बहुत तेज बहाव है, हमको दिख गया यहाँ क्या बन जाएगा? बिजली। तो वहां बांध बना दिए, उससे क्या बन जाएगा? बिजली। दूसरा, तेज बहाव वाले नदी में कोई नाव से हेलेगा तो बिजली घरवा के ऊपर ढलैया कर दीजिए, क्या हो जाएगा? पुल। उस पर लेके मैं निकला गड्डी लेके। समझ में आ गया कि नहीं? तो आप बनाए किस लिए थे? बिजली घर के लिए। और उसके ऊपर क्या बना दिए? पुल। और उसके बाद जो पनिया छोड़ेंगे तो इतना भयानक पानी छोड़ने से अच्छा है अगवा जाके 2 गो डिवाइड कर दीजिए, एगो नहर इधर, एगो नहर इधर, और मेन पानी सामने। तो बनाने का उद्देश्य था बिजली घर। बना बिजली घर, साथ में बना पुल, उसके साथ बना नहर। बाई दी वे बरसात ज्यादा हुआ, दरवाजा बंद करो, आगे का गांव डूबने से बच गया, बाढ़ को भी रोक दिया। रोक दिया कि नहीं रोक दिया? तो ऐसे बांध से हम मल्टीपर्पज काम ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मल्टीपर्पज। इसलिए इन बांधों को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, हिंदी में बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। इससे क्वेश्चन फिक्स आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? चलिए आगे का क्लास कल देखेंगे। कल बीपीएससी दरोगा का बैच स्टार्ट हो जाएगा। जितने लोग फॉर्म भरे हैं वो लोग एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर फी बढ़ जाएगी। ऑनलाइन कल से एडमिशन होगा। बीपीएससी दरोगा सीडीपीओ दिसंबर में एग्जाम है। गर्ल्स लोग निकलिए।